नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का आज ऑफिस में आखिरी दिन रहा। पद छोड़ने से पहले हामिद अंसारी ने मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल में देश का अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुस्लिमों के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल है। बीजेपी ने तुरंत उनके बयान का खंडन किया। हामिद अंसारी की जगह लेने वाले निर्वाचित उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उनके बयान से असहमति जताई और कहा कि पूरे देश में तमाम धर्म और संप्रदाय के लोग एक बराबर हैं। ऐसे में इस तरह के बयान का कोई अर्थ नहीं है। उधर संसद की कार्यवाही से लगातार अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को पीएम मोदी ने अंतिम चेतावनी दी है। बताएंगे कैसे पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है और इनकी इस चुनौती में कितना दम है। नीतीश कुमार को इससे कितना खतरा है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये समझेंगे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान के मायनों को आपके सामने रखेंगे और जब प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों को खरी खरी सुनाते हैं तो क्यों उन्हें ये डर लगता है कि अब तो उनके सामने एक हेडमास्टर यानी अमित शाह आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ इसी अंदाज में अपने सांसदों को बताया भी है कि अमित शाह के राज्यसभा में पहुंचने के बाद सांसदों की मस्ती खत्म होगी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों गुटों के साथ आने पर किसकी चढ़ सकती है बलि और कौन इस पूरे दल का जो मुखिया है वो बन सकता है। क्या शशिकला और दिनाकरन अब इस पार्टी में नहीं रहेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद क्यों सुधर नहीं रही है कानून व्यवस्था, और इसके बावजूद जब अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की तो उन्हें कैसा जवाब मिला है। डोकलाम मुद्दे पर अब भूटान ने चीन को कैसे झूठा बताया है और चीन किस तरह से 100 मीटर पीछे जाने के लिए तैयार हो गया है। भारत चीन से कह रहा है कि 250 मीटर पीछे जाओ। क्या चीन वाकई चीनी निकला? काठमांडू पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज डोकलाम विवाद पर नेपाल के सामने भारत का पक्ष रखेंगी और नेपाल भारत के साथ है, इस बात की ताकीद की जाएगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि नकदी का चलन कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी कोशिशें शुरू कर दी हैं और इन कोशिशों में एक कोशिश ये भी है कि आपके एटीएम से अब 2000 रुपए का नोट नहीं निकलेंगे। इससे मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर इसको सरकार के किस कोशिश के तहत देखा जाए, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आया है। शिया वक्फ बोर्ड के दावे के बाद अब सब कुछ बदलता सा दिख रहा है। आज शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको दिखाएंगे और अच्छी खबर के सेगमेंट में जयपुर से जुड़ी खबर पर डालेंगे नजर, जहां मंचलों को सबक सिखाएंगी महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम। साथ में और भी बहुत कुछ होगा। बात इतिहास की होगी और बात एक ऐसे अदाकारा की जिसे आज भी हम और आप याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। आज उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यकाल का आखिरी दिन रहा। शुक्रवार यानी कल वेंकैया नायडू नए उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले लेंगे, लेकिन जाते जाते हामिद अंसारी ने मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान माहौल में देश का अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। खासकर मुस्लिमों के अंदर डर और असुरक्षा की भावना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे दूर करे। हामिद अंसारी के बयान पर बवाल मचना था सो मचा। बीजेपी ने तुरंत उनके बयान का खंडन किया। पार्टी ने कहा कि दुनिया में मुस्लिमों को भारत से ज्यादा आजादी कहीं नहीं है। हामिद अंसारी की जगह लेने वाले नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उनके बयान से अपनी असहमति दिखाई। नायडू ने कहा कि इस देश के संविधान में सभी धर्मों और वर्गों को पूरी आजादी दी गई। इसके बीच सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये जरूर कहा उपराष्ट्रपति के लिए कि आप बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो आपने पूरी नहीं की होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके अंदर रह गई होंगी। अब वक्त है कि उन सारी बातों को आप निकाल दें और उन सारी इच्छाओं को
पूरी कर लें। शायद इसी कड़ी में हामिद अंसारी के इस बयान को देखा जा सकता है। उन्होंने खुलकर पहली बार अपनी बात रखी है। बतौर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस मौके पर राज्यसभा में उन्हें विदाई दी गई। अपने विदाई भाषण में हामिद अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपने बयान के समर्थन में उन्होंने राधा कृष्ण सर्वपल्ली के एक बयान का जिक्र भी किया। I would like to recall, as I did in August 2012, the words of the most distinguished of my predecessors, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and I quote, "A democracy is distinguished by the protection it gives to minorities. A democracy is likely to degenerate into a tyranny if it does not allow the opposition groups to criticize freely and frankly the policies of the government. But at the same time, the minorities have also their responsibilities. While they have every right to criticize, their right of criticism should not degenerate into willful hampering and obstruction of the work of Parliament." राज्यसभा टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में भी हामिद अंसारी ने देश के अंदर अल्पसंख्यकों में पैदा हो रही असुरक्षा की भावना को खतरनाक बताया। उनके बयान पर सियासी संग्राम मच गया। नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंसारी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में सबके लिए जगह है और हमारी एकता दुनिया के लिए मिसाल है। This country has a great tradition of electing people not on the basis of caste, creed, sex, religion and religion, but on the basis of their contribution there. So you have good examples. Nobody can, on that count can put an accusing figure against India. Minority ka ye nahi ho rahe. Either it is a legislature, whether it is parliament, whether it is from Rashtrapati to Panchayatpati. Representation is, people are getting representation. केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी हामिद अंसारी के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी ने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमान अगर कहीं सबसे सुरक्षित हैं, तो वो भारत है और हिंदुओं से बड़ा उनका कोई दोस्त नहीं है। देखिए, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त मुस्लिम कम्युनिटी कहीं है तो वो भारत में है। भारत के मुसलमानों को भारत के संविधान ने बहुसंख्यक समाज के साथ बराबरी का दर्जा दिया है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। हामिद अंसारी की जगह पर नए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कार्यभार संभालेंगे। वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में यूपीए उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को हराया था। नायडू मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए कई अहम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे ऐसा नहीं है कि हामिद अंसारी कोई पहली बार विवाद में आए हों। इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए जिस पर उनका नाम विवादों से जुड़ गया, चाहे वो तिरंगे को सम्मान देने का मसला हो या फिर जनगण मन पर खड़े होने का मसला हो, राम लीला के दौरान राम की आरती उतारने का मसला हो। तमाम ऐसे मौके आए जब हामिद अंसारी को विवादों का सामना करना पड़ा। यूपी सरकार की पसंद रहे हामिद अंसारी हमेशा विवादों से दूरी बनाकर रखने वाले शख्स हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए ना चाहते हुए भी वो यदाकदा विवादों में घिरे रहे। पहली बार वो 2011 में राज्यसभा के मनचाहे स्थगन को लेकर विवाद में आ गए थे। 30 दिसंबर 2011 की आधी रात को उन्होंने अचानक राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। शीतकालीन सत्र के दौरान जब जन लोकपाल बिल पर गर्मागर्म बहस चल रही थी और कांग्रेस की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए सरकार विपक्ष के हमलों से बुरी तरह से घिर चुकी थी, तब उपराष्ट्रपति पर कांग्रेस को बचाने का आरोप लगा था। हामिद अंसारी तिरंगे की बेअदबी को लेकर के भी विवादों में आए थे। 26 जनवरी 2015 के गणतंत्र दिवस परेड पर उन्होंने तिरंगे को सलामी नहीं दी थी। उस गणतंत्र दिवस परेड में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे। तिरंगे के नीचे खड़े तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी ने तिरंगे को सलामी दी, लेकिन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। हालांकि बाद में उन्होंने इसको लेकर सफाई भी दी थी। उसी साल यानी कि 2015 में उपराष्ट्रपति के तौर पर हामिद अंसारी योग से दूरी बनाने को लेकर फिर विवादों में आ गए। भारतीय ऋषि मुनियों की प्राचीन विधा योग को लेकर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में अभियान चलाया था।
21 जून 2015 को दिल्ली के राजपथ पर योग के कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था। लेकिन इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी शामिल नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी को लेकर तरह तरह के सवाल किए गए। हालांकि बाद में उपराष्ट्रपति के दफ्तर से सफाई दी गई थी कि हामिद अंसारी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी आयोजित किसी योग दिवस पर उपराष्ट्रपति कभी शामिल नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सदस्यों ने आज विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत सदन के कई सदस्यों ने राजनीति में उनके योगदान को भी याद किया। दरअसल हामिद अंसारी एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं। इस लिहाज से उनके कई ऐसे काम भी हैं जो सराहनीय हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कई बार ऐसे सवाल उठाए हैं, ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो कि पूरे प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए सम्माननीय हैं। ऐसे में हामिद अंसारी का जाना जाहिर सी बात है कि एक ऐतिहासिक पृष्ठ का बंद होना है। हामिद अंसारी को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सदन चलाया। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। कांग्रेस की ओर से नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने हामिद अंसारी के योगदान को याद करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपने इस सदन को चलाया अपनी शराफत से, अपने सॉफ्ट स्पोकन जो आपकी शैली है, भाषा है, जबान है, उससे आपने इस पार्लियामेंट को एक रौनक बख्शी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। राज्यसभा में मौजूद तमाम सदस्यों ने हामिद अंसारी को विदाई दी तो हामिद अंसारी ने भी एक शेर के साथ अपना भाषण खत्म किया। Yechury ji said the philosophy in a Hindi song. See, there is a Hindi song which says, "Hey mat पूछो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा." So we are not the. An Urdu couplet is perhaps appropriate way of farewell. आओ कि आज खत्म करें दास्तान इश्क, अब खत्म आशिकी के फसाने सुनाए हम। उपराष्ट्रपति बनने से पहले हामिद अंसारी अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन रहे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की जिम्मेदारी भी संभाली। 10 अगस्त 2007 को उन्हें भारत का 13वां उपराष्ट्रपति चुना गया था। उन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक ये जिम्मेदारी संभाली। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वैसे आज सुबह से ही हामिद अंसारी को राज्यसभा में भावभीनी विदाई का समारोह शुरू हो गया था, तो शाम को एक कार्यक्रम में एक बार फिर से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार के तमाम मंत्री और राज्यसभा सदस्य एक साथ दिखे। हामिद अंसारी के विदाई समारोह में PM मोदी ने उनकी जमकर एक बार फिर से तारीफ की। कहा, इतने सालों के राजनीतिक करियर के बावजूद उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। हर किसी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है और हमें इसे सीख लेने की जरूरत है। पद कोई भी रहा हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन हमारा ऐसा है कि विवादों से घिरा हुआ रहता है। सही झूठ पता चलते चलते तो दाग चिपक जाता है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन में अलग अलग पदों पर दायित्व संभालने के बाद कम से कम मेरे ध्यान में कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जो अंसारी जी के साथ विवादों में घिरी हुई हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक जीवन में हम सबके लिए सीखने वाली बात है। उधर संसद की कार्यवाही से लगातार गायब रहने वाले सांसदों को PM मोदी ने आज अंतिम चेतावनी दे दी है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि बार बार कहने के बाद भी
जो सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उनका हिसाब 2019 में जरूर देखा जाएगा। पीएम मोदी की ये चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 में ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी ने सांसदों से ये भी कहा है कि अब मस्ती का समय खत्म हो गया है क्योंकि राज्यसभा में अमित शाह पहुंच गए हैं और आज अमित शाह का स्वागत भी प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में किया। प्रधानमंत्री मोदी की बार बार फटकार का भी बीजेपी सांसदों पर कोई असर नहीं हो रहा है। संसद में गैर हाजिर रहने से लेकर अपने क्षेत्र में मौजूदगी तक में सांसद फिसड्डी साबित हुए हैं। इन सारी बातों के मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को जमकर लताड़ लगाई, लेकिन इस बार उनकी डांट ऐसी थी कि वहां मौजूद बीजेपी सांसदों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पीएम मोदी ने सांसदों से दो टूक शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में जनता के सामने आप कुछ नहीं हैं और ना मैं कुछ हूँ। हम लोग जो भी हैं वो पार्टी की वजह से हैं। सांसदों को कड़ी फटकार लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कड़े शब्दों में कहा कि संसद में आने के लिए बार बार कहना पड़ता है और इसे लेकर मीडिया भी सवाल उठाती है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। आपको जो करना है वो कीजिए, मैं 2019 में देखूंगा। 31 जुलाई को राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की अनुपस्थिति के कारण ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा होने के लिए संशोधन को लेकर हुई वोटिंग में विपक्ष का प्रस्ताव पास हो गया था, जिससे सरकार की काफी बदनामी हुई थी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पार्टी सांसदों की हाजिरी नहीं बना सकते। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के सख्त हिदायत के बाद सांसदों में सुधार दिखेगा और वो अपनी आदत सुधारेंगे, क्योंकि इस बार सवाल उनके आराम का नहीं बल्कि 2019 का है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। 2019 की तैयारी केवल बीजेपी ही नहीं कर रही है, तमाम अन्य दल भी इस तैयारी में लगे हुए हैं। उधर शरद यादव के बगावती तेवरों से लगने लगा है कि जल्द ही उनकी राहें जेडीयू से अलग होने वाली हैं। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से शरद यादव पहले से ही नाराज चल रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। शरद यादव बिहार का दौरा इन दिनों कर रहे हैं। वो 17 अगस्त को समान विचार रखने वाले नेताओं से दिल्ली में मुलाकात भी करने वाले हैं। उधर जेडीयू शरद यादव के इस कदम से बौखलाई हुई है। उसने जहां खुद को इस दौरे से अलग कर लिया है, वहीं शरद यादव को उनकी हद में रहने की चेतावनी भी दे दी है। ये सियासत है, जैसे ही वक्त बदलता है तमाम रंग भी बदल जाते हैं, बोलने के ढंग भी बदल जाते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तीखे शब्द बाणों से अब ये करीब करीब तय हो गया है कि शरद यादव के लिए जेडीयू में जगह नहीं बची है और नीतीश कुमार के साथ उनका साथ जल्द टूट सकता है। महागठबंधन टूटने और नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से नाराज शरद यादव बिहार दौरे पर हैं। वो अगले 3 दिन तक कई जिलों में घूम घूम कर लोगों से संवाद करेंगे। शरद यादव के दौरे की अहम बात ये रही कि जब वो बिहार पहुंचे तो कई आरजेडी नेता उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। शरद यादव ने भी मौका देख नीतीश पर सियासी वार किया। कहा नीतीश कुमार ने बिहार के 11 करोड़ लोगों का भरोसा तोड़ा है। लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था, लेकिन नीतीश ने बीजेपी से स्वार्थ बंधन कर लिया। 11 करोड़ लोगों का जो विश्वास है, मैं मानता हूं उस पर आघात हुआ है, उस पर चोट पहुंची है। जिस जनता ने गठबंधन बनाया था और जो जनता से हमने करार किया था, वो करार ईमान का करार था, वो टूटा है। इस बीच जेडीयू ने बागी शरद यादव के इस दौरे से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है। खबरों के मुताबिक उन्हें पार्टी से निलंबित किया जा सकता है और राज्यसभा में पार्टी के नेता पद से हटाया जा सकता है। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी जा सकती है। शरद यादव की बगावत पर जेडीयू भी अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। आदरणीय शरद यादव जी ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और भ्रष्टाचार शिष्टाचार है, इसको जनादेश के नाम पर सैद्धांतिक आवरण दे रहे हैं। तो क्या जनादेश था मॉल बनाने के लिए? क्या जनादेश था मंत्री बनाने के लिए किसी का जमीन लिखवा लिया जाए? जेडीयू के अंदर मचे इस सियासी घमासान में बीजेपी और सहयोगी दलों ने बीच का रास्ता चुना है। उन्होंने इसे जेडीयू के अंदर का मसला बताया। हालांकि बीजेपी नीतीश के साथ खड़ी दिखाई पड़ी। बिहार का मैंडेट कतई भी करप्शन के लिए नहीं था। नए मुद्दे जब खड़े होते हैं तो आइडियोलॉजी पर कसे जाते हैं कि वो सही हैं कि नहीं। तो अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो छवि कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो फिर उसका आदर होना चाहिए।
बिहार की जनता करप्शन का साथ देगी, ऐसा बोलना भी बिहार की जनता का अपमान है। नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा। वो उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बगावत पर उतारू शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच अविश्वास की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। दोनों ही अपनी कदम पीछे ना खींचने का मन बना चुके हैं। 17 अगस्त को शरद यादव समान विचारधारा वाले दूसरे नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक पर जेडीयू की नजर है और माना जा रहा है कि जल्द ही जेडीयू शरद यादव के बगावती तेवरों पर बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो जहां बिहार में नया राजनीतिक तालमेल बन रहा है, तो तमिलनाडु की राजनीति भी जल्द करवट लेने वाली है। खबरों के मुताबिक सभी मतभेदों को दूर करते हुए AIADMK के दोनों गुटों पर एक बार फिर से एकता हो सकती है। हाथ मिलाने को लेकर दोनों गुटों में सहमति बन गई है और खबरों की माने तो ये सहमति शशिकला और दिनकरन के सियासी बलिदान को लेकर संभव हुई है। खबर यह है कि एकजुट होने के बाद AIADMK केंद्र में मोदी सरकार को अपना समर्थन देने के साथ ही NDA का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इससे पहले शशिकला और दिनकरन को ये दल छोड़ना पड़ेगा। अम्मा की मौत के बाद से सियासी उथल पुथल झेल रहे तमिलनाडु में जल्द ही बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। खबरों के मुताबिक पूर्व सीएम जयललिता की पार्टी AIADMK के दोनों गुट फिर से एक होने जा रहे हैं। इनमें से एक गुट जया की करीबी शशिकला का है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी इसी गुट से हैं, जबकि दूसरा गुट जयललिता के करीबी रहे पूर्व मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम का है। खबरों के मुताबिक पन्नीरसेल्वम गुट के 2 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं। खबरों के मुताबिक AIADMK के एकजुट होने को लेकर पन्नीरसेल्वम गुट की 2 अहम मांगे थी। एक जयललिता की मौत की CBI जांच और दूसरी शशिकला और जया के भतीजे दिनकरन को पार्टी से दूर रखने की। अम्मा की करीबी रही शशिकला फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है। खबरों के मुताबिक दोनों गुटों में से इस बात पर सहमति बन गई है कि शशिकला और जया के भतीजे दिनकरन को पार्टी से दूर रखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री पलानीस्वामी भी पार्टी और सरकार में शशिकला और दिनकरन की दखलंदाजी से परेशान थे, इसलिए उन्हें पन्नीरसेल्वम की मांग मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगले हफ्ते AIADMK मुख्यालय में एक समारोह में दोनों गुट एक हो सकते हैं। इसमें पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम दोनों शामिल होंगे। खबरें ये भी है कि पन्नीरसेल्वम डिप्टी CM बन सकते हैं और उनके समर्थकों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा AIADMK केंद्र में बीजेपी सरकार को समर्थन दे सकती है और NDA का हिस्सा भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, मनचले बेकाबू हुए जा रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था बौनी साबित हो रही है। बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं शिक्षा के मंदिर को ही मदिरालय बना दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं और सरकार इन पर तमाम दावों के बावजूद काबू नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश के हालात पर एक रिपोर्ट। कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के नाम पर सत्ता में आई योगी सरकार में कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं किशोरियों की अस्मत लूटी जा रही है तो कहीं मासूमों को हवस का शिकार बनाया जा रहा है। अपराधी बेखौफ हैं तो मनचले बेलगाम। हाल यह है कि घर से स्कूल के रास्ते में भी बेटियां सुरक्षित नहीं बची। बलिया की घटना तो यही कह रही है। घर से स्कूल के लिए निकली किशोरी को मनचलों ने छेड़खानी का विरोध करने पर चाकुओं से गोद कर मार डाला। तो मिर्जापुर में दबंगों ने शिक्षा के मंदिर को ही मदिरालय बना दिया। बार बालाओं के जम के ठुमके लगे। ये हाल सिर्फ बलिया या मिर्जापुर का नहीं है, पूरे सूबे के कोने कोने की ऐसी ही कहानी है। बेटियों को महफूज करने के लिए योगी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया तो लोगों को कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीदें जागी। एंटी रोमियो स्क्वाड पर मासूमों के उत्पीड़न के आरोप लगे तब भी लोगों ने धैर्य नहीं खोया, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भरोसा दिलाया था कि प्रदेश में कानून का इकबाल कायम होगा और अपराधी सीखचों के पीछे होंगे। जनता के प्रति संवेदनहीन कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी शासन की मंशा स्पष्ट है कि अपराधियों
और भ्रष्टाचारियों को बख्शो नहीं, लेकिन जन समस्याओं के समाधान में कोई लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं कानून व्यवस्था को मजबूत और उनकी जमीनी हकीकत पता करने के साथ जिलों के अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए सीएम योगी खुद जिलों के दौरे पर निकल गए हैं। तो वहीं डीजीपी सुलखान सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार को 4 रेंज में दौरे कर जानकारी जुटाने को निर्देश दिए हैं। लेकिन आपराधिक घटनाओं ने विपक्ष को योगी सरकार पर हमला करने का मौका तो दे ही दिया है। कुछ दिन पहले जब समीक्षा हुई थी सरकार की, उसमें सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 100 नंबर में बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आखिरकार सरकार किसकी है? सरकार समाजवादियों की नहीं है। और आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता था कि थाना समाजवादी लोग चला रहे हैं। यहां के लोग बोले, प्रदेश के लोग बोले तो लगता था कि चलो वो राजनीति है, वोट चाहते हैं इसलिए हमें बदनाम करना चाहते हैं। उनसे बड़े नेता है, उन्होंने भी यही बात कही। पिछली सरकार की नाकामी पर अपनी कामयाबी की बारत लिखने वाली योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में उत्तम प्रदेश बनाने के सपने तो दिखाए हैं, उस दिशा में तमाम घोषणाएं भी की, योजनाएं भी चलाई हैं, लेकिन फिलहाल तक घोषणाएं हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं और न ही योजनाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं। जाहिर है लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की जल्दबाजी योगी सरकार को भी है, क्योंकि वो जानती है कि लोकतंत्र है जहां एक बार में सत्ता सिर्फ 5 साल के लिए ही मिलती है। अनामिका सिंह के साथ विक्रम मिश्रा, APN लखनऊ। उधर डोकलाम विवाद पर चीन की लगातार धमकियों के बीच भारत ने जहां सीमा से लगे गांवों को खाली करने को कहा है, वहीं भूटान ने भी चीन के इस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें चीन ने कहा था कि भूटान ने मान लिया है कि डोकलाम चीन का इलाका है। इस बीच चीन ने एक बार फिर से भारत को युद्ध की धमकी दी है। भारत चीन का तनाव अब दुनिया में देखा जा रहा है। UAE ने कहा है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। इस बीच चीन की तरफ से ये संकेत आए हैं कि वो 100 मीटर तक पीछे जाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत उसे 250 मीटर पीछे भेजने की बात कह रहा है। डोकलाम विवाद को लेकर भारत को बार बार धमकी दे रहे चीन को भूटान ने फिर झटका दिया है। भूटान सरकार ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भूटान ने इस बात को मान लिया है कि डोकलाम का क्षेत्र उसका अपना इलाका नहीं है। भूटान ने कहा कि डोकलाम पर भूटान की स्थिति बिल्कुल साफ है। चीन का दावा बिल्कुल झूठा है और डोकलाम चीन का हिस्सा नहीं है। भूटान ने कहा कि चीन उसके इलाके में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों देशों के बीच 1988 और 1998 में हुए समझौतों का खुला उल्लंघन है। डोकलाम सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच 16 जून से सीमा विवाद चल रहा है। इस मामले को भारत बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है कि सीमा से भारतीय सेना के हटने के बाद ही बातचीत संभव है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भारतीय सेना ने डोकलाम के आसपास के गांवों को खाली करने का आदेश दिया है। खबरों के मुताबिक सेना ने सीमा के नाथगांव गांव के रहने वाले ग्रामीणों को तुरंत गांव खाली करने को कहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि गांव खाली करने का यह आदेश सुकना से डोकलाम की ओर बढ़ रहे 33 कॉर्प के जवानों के ठहरने के लिए खाली कराया गया है या भारत चीन के बीच किसी मुठभेड़ की स्थिति में नागरिकों को हताहत से बचने के लिए। उधर भारत चीन के बीच तनातनी का असर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी देखा जा सकता है। खाड़ी के देश संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो ये विध्वंसकारी होगा। UAE के विदेश मंत्री अनवर गर्गेश ने कहा कि दोनों देशों को इस विवाद का समाधान कूटनीति से करना चाहिए। ये समूचे एशिया के हित में रहेगा। सीमा विवाद को लेकर करीब 7 हफ्तों से सिक्किम के ट्राई जंक्शन इलाके में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने काठमांडू पहुंच गई हैं। काठमांडू में सुषमा स्वराज ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। डोकलाम विवाद के मद्देनजर सुषमा का ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि चीन ने डोकलाम को लेकर नेपाल से बात की है। माना जा रहा है कि अपने यात्रा के दौरान सुषमा नेपाल के सामने डोकलाम पर भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से रखेंगी।
चीन के साथ डोकलाम विवाद के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पड़ोसी देश नेपाल के दौरे पर पहुंची। यहां सुषमा बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। डोकलाम मुद्दे पर भारत को घेरने के लिए चीन भी नेपाल पहुंचा था। ऐसे में उम्मीद है कि सुषमा स्वराज चीन की चाल को नाकाम करने में सफल हो पाएंगी। सीमा विवाद पर बौखलाए चीन ने नई चाल के जरिए भारत को घेरने के लिए कूटनीतिक रास्ते का सहारा लिया था। डोकलाम सीमा विवाद पर भारत के कड़े रुख को देखते हुए चीन ने अन्य देशों से बातचीत करने का फैसला किया है। चीन ने डोकलाम को लेकर नेपाल से बात की है। डोकलाम में भारत, भूटान और चीन की तरह यहाँ भी भारत, चीन और नेपाल ट्राई जंक्शन शेयर करते हैं। इसके अलावा बीते कुछ समय से नेपाल और चीन की नजदीकियां भी बढ़ी हैं। लिहाजा सुषमा का ये दौरा कूटनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है। हालांकि डोकलाम को लेकर नेपाल ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। इसका एक कारण यह है कि नेपाल चीन और भारत के विवाद में पड़ने से बच रहा है और वो इस पूरे मुद्दे पर एक तटस्थ रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी को भी राज्यसभा से विदाई दी गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन भावुक हो गए। येचुरी की विदाई के वक्त भावुक रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं और सीताराम येचुरी एक साथ ही बैठते हैं। अगले स्टेशन में ये सीट खाली रहेगी, जिसका काफी दुख रहेगा। रामगोपाल यादव के साथ साथ लेफ्ट के नेता डी राजा और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन भी भावुक हो गए। डेरेक ओब्रायन ने भी इस दौरान कुछ यादें साझा की। केंद्र सरकार ने कहा कि देश के सभी बाढ़ प्रभावित राज्यों में संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद दे रही है और किसी भी राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय प्रभावी राहत कार्रवाई के लिए इन राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिहाज से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रमुख ट्रैवल ऑपरेटर के कार्यालय और निवास पर एक साथ छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने छापे की कार्रवाई अल खुदाम यात्रा और ट्रैवल्स के मालिक शेख फिरोज के श्रीनगर स्थित कार्यालय और निवास पर की। 2 अलग अलग मामलों में अलकायदा से जुड़े संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेट ने अरेस्ट किया है। एक आतंकी सैयद मोहम्मद जीशान अली को सऊदी अरब से पकड़ लिया गया, तो दूसरे आतंकी को दिल्ली से पकड़ा गया है। जीशान अली को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जीशान अली उस आतंकवादी नेटवर्क का हिस्सा है जो भारत में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। अमेठी में ट्रेन को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। कोलकाता से अमृतसर को जाने वाली 123 एक साथ अब अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में बम मिला है। इस बम के साथ एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है, जिसमें ये अबू दुजाना से बदला लेने की बात कही गई है। हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना मिली, सघन चेकिंग कर इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया। उधर वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से देश में तकरार बढ़ सकती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC ने स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर अब अंतिम फैसला राज्य सरकार को लेना है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में शामिल शिवसेना अरसे से वंदे मातरम को अनिवार्य करने की मांग करती रही है। असहिष्णुता और गौरक्षा के नाम पर छिड़ी बहस में अब जल्द ही एक और मुद्दा जुड़ सकता है। BMC ने अपने स्कूलों में हफ्ते में 2 दिन वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इस पर फडणवीस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर मोहर लगा देती है तो मुंबई के BMC स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन फडणवीस सरकार के लिए इस पर फैसला लेना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि AIMIM के नेता वारिस पठान और SP नेता अबू आजमी पहले इस तरह के प्रस्ताव पर विरोध जता चुके हैं। इस तरह का प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम तो जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय से वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है और वंदे मातरम गाया जाता है। वहाँ की शिवसेना या वहाँ के जो भी कॉरपोरेशन के लोग हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम देशभक्त हैं। बीजेपी ने BMC के प्रस्ताव का स्वागत किया है। वहीं राज्य की फडणवीस सरकार में शामिल शिवसेना ने वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवादी मुद्दों पर विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में, हमारे सरकारी संस्थानों में अगर वंदे मातरम मैंडेटरी किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन हमको ये मैंडेटरी करना पड़ रहा है, कानून बनाना पड़ता है, ये दुर्भाग्य है। और जो लोग विरोध करते हैं ना, ये इस देश के मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं है। इस देश के 99% मुसलमान वंदे मातरम के खिलाफ नहीं है। कुछ मुसलमानों के नेता जो है
अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से बहाना बना। अभी कुछ दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया था। अभी मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के पक्ष और विरोध में बहस छिड़ी ही थी कि बीएमसी ने प्रस्ताव पारित कर बहस को और हवा दे दी है। अब मुंबई के स्कूलों में बच्चों को वंदे मातरम गाने का मौका मिले न मिले, विपक्षियों को गाल बजाने का मौका तो मिल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC ने सरकार से पूछा है कि ताजमहल मकबरा है या शिव मंदिर। एक शख्स ने RTI में ये सवाल पूछा है, जिसके बाद CIC ने संस्कृति मंत्रालय से इस बारे में राय मांगी है। ताजमहल को देखने हर साल दुनिया भर से लाखों सैलानी आगरा आते हैं। CIC ने संस्कृति मंत्रालय से कहा है कि वो ताजमहल के इतिहास के बारे में चले आ रहे तमाम विवादों पर लगाम लगाए। साफ किया जाए कि क्या दुनिया के 8 अजूबों में शामिल संगमरमर से बनी ये खूबसूरत इमारत शाहजहां के द्वारा बनवाया गया एक मकबरा है या एक राजपूत राजा के द्वारा मुगल शासक को तोहफे में दिया गया कोई शिवालय। CIC ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय को इस मुद्दे पर अपनी राय देनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इस मामले में एक पक्ष है, उसे भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई अदालतों ने केस खारिज कर दिए हैं, तो कई अदालतों में केस पेंडिंग है। चलिए, तो ताजमहल भी अब विवादों में रहेगा। उधर नकदी का चलन कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बड़े मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से कम कर रहा है। ATM में 2000 रुपए के नोटों की संख्या पहले ही कम कर दी गई है। अब 500 के नोटों की भी संख्या कम की जाएगी, यानी कि यदि आप ATM से पैसे निकालने जाएंगे तो अब आपको 2000 और 500 के नोट नहीं मिलेंगे। खबरों के मुताबिक RBI ने बैंकों को 10% ATM में केवल 100 रुपए के नोटों की निकासी की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। हालांकि RBI ने पहले ये आदेश अक्टूबर में जारी किया था, लेकिन नोटबंदी के बाद इस पर अघोषित रोक लगा दी गई थी ताकि नकदी संकट अधिक न बढ़े। अब एक बार फिर से रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस आदेश पर अमल करने को कहा है। इस बार दिवाली पर शॉपिंग करने के लिए ATM आपका साथ नहीं देगा। अब दिवाली से बैंकों के ATM में 500 और 2000 के नोट नहीं निकलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को पत्र लिखकर इस तरह की व्यवस्था करने को कहा है। RBI ने बैंकों से कहा है कि अक्टूबर से कुल ATM के 10% ATM मशीन में केवल 100 रुपए के नोट डाला जाए। इसके साथ ही खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि 2000 रुपए के नोट की छपाई कम कर दी गई है। इस वजह से ATM में केवल 100 के नोट सप्लाई किए जा रहे हैं। 500 रुपए के नोट को लोगों ने फिर से जमा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते ये कमी हुई है। RBI ने ये सर्कुलर नोटबंदी से पहले पिछले साल जारी किया था, लेकिन नोटबंदी के चलते लागू नहीं हो पाया था। अब RBI ने बैंकों को फिर से अपने इस सर्कुलर की याद दिलाई है और इसे अक्टूबर से अमली जामा पहनाने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में कैश की सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहीं ATM पर भी लंबी लाइन लगना एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। RBI के इस कदम से नोटबंदी और डिजिटाइजेशन से परेशान लोगों की त्योहार से पहले काफी दिक्कत हो सकती है। दिवाली ऐसा त्योहार होता है जब लोग सबसे ज्यादा कैश खर्च करते हैं और ATM से ज्यादा पैसा निकालते हैं। नोटबंदी के दौरान भी बैंक ATM में 100 के नोट ज्यादा डाल रहे थे, जिनकी संख्या काफी कम होती है। अब देखना ये होगा कि क्या फिर से नोटबंदी वाला सीन दोबारा से दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर 12 से 15 अगस्त तक बैंक अब बंद रहेंगे। लंबे अरसे के बाद बैंकों में एक साथ 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में अगर आपको जमा निकासी करनी हो तो 11 अगस्त तक बैंक का कार्य आप निपटा लें। 12 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा। 13 अगस्त को रविवार की साप्ताहिक बंदी है। 14 अगस्त को जन्माष्टमी और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने की वजह से शहर के सभी बैंक शाखाएं बंद रखी जाएंगी। ऐसे में आम आदमी को दिक्कत थोड़ी हो सकती है। उधर अब न्यायपालिका से जुड़ी कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में एक और नया मोड़ आ गया है। शिया वक्फ बोर्ड ने पहली बार माना है कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही बोर्ड ने बाबरी मस्जिद से जुड़े निचली अदालत के 71 साल पुराने फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल से सुनवाई होनी है। करीब 125 साल पुराना राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुलझने के बजाय और उलझता दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती पर शुक्रवार से सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने निचली अदालत के 1946 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें निचली अदालत ने शिया वक्फ बोर्ड के उस दावे को खारिज कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बल्कि मीर बकी ने बनवाया था। कोर्ट ने कह दिया कि 1/3 हो, तो अब 1/3 के बाद शियाज ने डिसाइड किया कि देखिए 1/3 में अगर जो हिस्सा मिलता है और उस पर अगर आप मस्जिद बनाते हैं और साथ में 2/3 में या 1/3 वही वखाड़ा या रामलला का मंदिर बनता है, तो दोनों पार्टी आपस में माइक्स वगैरह लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे के रिलीजियस परफॉर्मेंसेस में डिस्टर्बेंस होगी, तो ये पीसफुल सेटलमेंट नहीं हो सकती। यही नहीं, शिया वक्फ बोर्ड ने पहली बार माना है कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। शिया वक्फ बोर्ड इस जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड से 1945 में ही केस हार गया था। तब से राम जन्मभूमि से जुड़े मामलों में मुसलमानों का पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ही रख रहा है। शिया वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसला दिया था और वो फैसला गलत है। निचली अदालत ने भी इस चीज को माना कि मीर बकी से लेके लास्ट मुतवल्ली जो शिया मुतवल्ली था, ही वाज वन मिस्टर असगर। इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा था कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उससे थोड़ी दूर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। उधर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से कहा गया है कि कानून की नजर में इस हलफनामे की कोई अहमियत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर दिल्ली की हवा में बढ़ते प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर दिल्ली NCR में सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बनाए जाएं, जो ये सुनिश्चित करें कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मानकों के दायरे में है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन प्रदूषण जांच केंद्रों के काम की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। कोर्ट में पेश की गई EPCA की रिपोर्ट में कहा गया था कि 96% गाड़ियां प्रदूषण जांच में पास हो जाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि प्रदूषण नियंत्रित सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन के बीमा न किया जाए। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश भर में सभी वाहनों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा है। इसके लिए सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी EPCA ने दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों को मानते हुए कोर्ट ने आज ये निर्देश जारी किए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने JP इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी पर 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को JP इंफ्राटेक कंपनी के पक्ष का इंतजार है, जिन्हें 270 दिनों का वक्त मिलेगा। अगर 270 दिनों में उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली तो ठीक है, वरना कंपनी की तमाम प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है। 17 अप्रैल को निवेशकों के कई साल के आंदोलन के बाद कंपनी और इसके बड़े अधिकारियों के केस के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। यह मामला JP के नोएडा में मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के 32,000 फ्लैट से जुड़ा हुआ है। इसका असर उन लोगों पर बहुत अधिक पड़ेगा जिन्होंने इन 32,000 फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे लगाए थे। JP के दिवालिया घोषित होने से कंपनी के साथ साथ घर खरीदने वाले भी दिक्कत में पड़ सकते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी NEET के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2018 से CBSE को अंग्रेजी, हिंदी और 7 अन्य भाषाओं के लिए प्रश्न पत्र एक जैसे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी भाषाओं में एक जैसे ही प्रश्न हो और उसका अनुवाद भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब परीक्षा में इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो एक जैसे ही प्रश्न पत्र होने चाहिए। CBSE ने इसके लिए सहमति जताई। कोर्ट ने CBSE से हलफनामा दाखिल करके ये बताने के लिए कहा है कि वह भविष्य में कैसे एक प्रश्न पत्र के तहत परीक्षा करवा पाएगा। हालांकि कोर्ट ने 7 मई को ही परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया। CBSE की दलील थी कि सभी भाषाओं के प्रश्न पत्रों में कठिनाई का स्तर एक जैसा था। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को भी निर्देश जारी किया है कि इस बारे में कोई याचिका मंजूर न की जाए। मामले की सुनवाई अब 23 अगस्त को होने वाली है। इस साल कुल 11.58 लाख में से 1.2 लाख छात्रों ने ही दूसरी भाषाओं में पेपर दिए थे।
एनजीओ संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा गया है कि 7 मई को जो परीक्षा एनईटी की हुई थी उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में दिए गए टेस्ट पेपर में प्रश्न अलग अलग रहे और यह नियमों के खिलाफ है। और अब कानून की दुनिया की कुछ और खबरें देख लेते हैं लीगल टॉप 5 में। सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि मामले की जांच सीबीआई ने की थी, इसलिए दोषियों को छोड़ने का फैसला राज्य सरकार नहीं ले सकती, ये हक केवल केंद्र सरकार को है। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की एमबी वैली की नीलामी रोकने की मांग को ठुकरा दिया है। सुब्रत राय के वकील ने कहा कि 11 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे, इसलिए नीलामी पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे जमा कर दिए जाने के बाद आदेश दिया जा सकता है। मामले की सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। केरल लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केरल पुलिस से कहा है कि वो एनआईए को मामले की जांच से जुड़े दस्तावेज सौंपे। सुनवाई के दौरान एनआईए ने कहा कि उनके पास इस मामले की जांच या कुछ रिकॉर्डिंग एकत्रित करने का विशेषाधिकार नहीं है। इस मामले में अब 16 अगस्त को सुनवाई होगी। उस दिन एनआईए और केरल पुलिस दोनों रिपोर्ट दाखिल करेंगे। गोरखपुर में 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने योगी का भड़काऊ भाषण और दंगे की सीडी कोर्ट में पेश की। याचिकाकर्ता ने योगी के भड़काऊ भाषण और दंगे की सीडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट को फर्जी करार दिया और दावा किया कि यूपी सरकार ने फर्जी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये थैलियां मिली तो 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को भी 1 सप्ताह के अंदर ऐसे प्लास्टिक के समूचे भंडार को जब्त करने का निर्देश दिया है। और अब खबर अच्छी है। देश में हर साल हजारों महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। कई मामलों में तो पुरुष पुलिसकर्मी होने के कारण महिलाएं अपना मुकदमा लिखाने से हिचकती भी हैं या फिर उन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों का सहयोग भी पूरी तरह से नहीं मिल पाता, तो कई महिलाएं समाज के डर से भी सामने नहीं आती हैं। ऐसे में जयपुर पुलिस ने मंचलों पर लगाम कसने के लिए महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम का गठन किया है। इसमें शामिल 52 महिला पुलिसकर्मी मंचलों को सबक सिखाएंगी और महिलाओं की मदद के लिए हर संभव कोशिश भी करेंगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। जयपुर की सड़कों पर मौजूद ये महिला पुलिसकर्मी मंचलों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई है। वर्दी में महिला पुलिसकर्मियों को देखकर महिलाओं को अपना सॉफ्ट टारगेट समझने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि ये महिला पुलिसकर्मी स्कूलों, कॉलेजों से लेकर शहर के उन चुनिंदा जगहों पर मौजूद रहेंगी जहां महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें ज्यादा आती हैं। जो उद्देश्य है वो ये है कि इससे एक तो प्रिवेंटिव हमें वो मिलता है इसका बेनिफिट देखने को कि जो भी इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, ईव टीजिंग है या स्ट्रीट हैरेसमेंट है, उसको पूरी तरह से रोकथाम उनकी हो जाती है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए जयपुर पुलिस ने लेडी पेट्रोलिंग टीम बनाई है। स्कूटी सवार ये महिला पुलिसकर्मी 12 घंटे तक मंचलों पर निगाहें रखेंगी। जो महिलाएं खुद के खिलाफ यौन हिंसा में अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहती हैं, ये महिला पुलिसकर्मी इसमें उनकी पूरी मदद करेंगी। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ट्रेनिंग के अंदर हमें काथा वगैरह, सेल्फ डिफेंस ये सब सिखाया गया था, जूडो कराटे ये सब हमें सिखाया गया है। तो 1-2 लड़कों से हम आराम से निपट सकते हैं और ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम संबंधित थाने की चेतक या सिग्मा को बुला लेते हैं और कंट्रोल को मैसेज कर देते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर स्थित गर्ल्स स्कूलों, कॉलेजों में ये महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम रोजाना जाती हैं। उम्मीद है इससे छात्राओं और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी, तभी तो पढ़ेगी बेटी और आगे बढ़ेगी बेटी। वीरेंद्र शेखावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन जयपुर। वाकई ये खबर अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व की। दस अगस्त 1860 में आज ही के दिन शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। और 10 अगस्त 1962 में आज ही के दिन बच्चों का चहेता सुपर हीरो स्पाइडरमैन कॉमिक बुक अमेजिंग फैंटेसी में नजर आया था। और 10 अगस्त 1990 में 15 महीने की यात्रा के बाद मगलैन अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर पहुंचा था। शुक्र पर उतरने से पहले कुछ देर तक के लिए उसका संपर्क
कैलिफोर्निया स्थित संचालन केंद्र से टूट गया था। और 10 अगस्त 1995 में प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का आज ही के दिन निधन हुआ था। और 10 अगस्त 2000 में श्रीलंका में सिरिमाओ भंडारनायके ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह आर विक्रमनायके श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने थे। आज आपको देश की बात के सफर में यहीं पर छोड़ती हूँ। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।